तो मेरे जितने भी डियर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आज का ये सेकेंड है और लास्ट है डिफिनीसन का MSN2 का। इससे पहले अगर आप लोग MSN2 का वीडियो नहीं देखे हैं, जिसमें हम आप लोग को बता चुके हैं बहुत सारे डिफिनीसन, बहुत सारे टर्म के बारे में, ठीक है। मैं बार बार वही चीज़ें कह रहा हूँ कि ये जो वीडियो डिफिनीसन टर्म वाला है, ये आपके लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत हद तक जो है जानकारी देगा। जैसे आपको डेंगू के बारे में पूछेगा, तो यहाँ पे देखिए डेंगू यहाँ पे दिया है। अगर शॉर्ट में या लॉन्ग में डेंगू के बारे में पूछेगा तो कम से कम आप डेंगू के बारे में तो जान जाएंगे यहाँ से, ताकि वहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा कि डेंगू क्या है। समझ गए? चलिए, तो इसी प्रकार से तमाम ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डेंगू एडिस एजिप्टाई वाहिद संक्रामक रोग है जो डेंगू द्वारा उत्पन्न होता है। इसे हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। समझ गए? देखिए, डेंगू जो होता है यह एडिस एजिप्टाइज वाहिद संक्रामक रोग है। ये कौन सा रोग है? यह एक कम्युनिकेबल डिजीज है, वाहिद संक्रामक है, ठीक है ना, जो फैलने वाला होता है। और किस डेंगू के कारण होता है? तो डेंगू में अलग अलग कैटेगरी होता है, तो उसमें एक डेंगू एडिस एजिप्टाई के कारण जो है डेंगू बुखार होता है, ठीक है। और डेंगू द्वारा उत्पन्न होने वाला ये रोग होता है। समझ गए? डेंगू समूह का ही जो है एडिस एजिप्टाई एक वाहिद संक्रामक डेंगू है, जिसके द्वारा हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं इसको। समझ गए? चलिए, मलेरिया क्या होता है देख लीजिए। मलेरिया मादा एनोफिलीज वाहिद मच्छर संक्रामक रोग है, जिसका रोग कारक प्लाज्मोडियम परजीवी पैरासाइट होता है। समझ गए? देखिए, मलेरिया जो होता है यह जो है मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा जो है काटने से फैलता है, और जिसका रोग उत्पन्न करने का मतलब जो रोग कारक होता है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है। समझ गए? ये जो मादा एनोफिलीज होता है यह जो है कम्युनिकेबल जो है ये होता है, जिसके काटने से मलेरिया होता है, बट इसके रोग कारक जो होता है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है। समझ गए? तो मलेरिया यही होता है। समझ गए? चलिए, हैजा या कोलेरा क्या होता है देख लीजिए। हैजा विब्रियो कोलेरा जीवाणु संक्रामक रोग है, ठीक है। हैजा क्या है? तो हैजा जो है विब्रियो नहीं होता है, विब्रियो होता है। विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया जीवाणु के कारण होने से होता है। समझ गए? जिसमें एक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संक्रमण होने से अत्यधिक दस्त एवं उल्टी होने से गंभीर निर्जलीकरण हो जाता है। किसी को अगर हैजा होता है, कोलेरा होता है, तो उसके जो है जो आंत होता है, उस आंत में जो है क्या होता है? इन्फेक्शन होता है। समझ गए? उस जो गैसीय आंत होता है उस आंत में जो है संक्रमण होता है, और यह अचानक होता है, एक्यूट होता है, मतलब तीव्र गति से जो है उसके आंत में संक्रमण होता है, जिससे व्यक्ति में दस्त और क्या होता है? उल्टी होता है, और जो है व्यक्ति को गंभीर निर्जलीकरण होता है। ठीक है, तो हैजा या कोलेरा यही है। समझ गए कि यह जो है पेट से लेकर आंतीय इन्फेक्शन होता है। ठीक है, चलिए, डिसेंट्री क्या होता है? डिसेंट्री क्या है? अतिसार क्या है? या इसी को डायरिया भी बोलते हैं। ठीक है, यह जीवाणु जनित आंत्र का संक्रमण है। देखिए, यह भी क्या है? डायरिया भी एक प्रकार के आंत का ही संक्रमण है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन ही है, जिसमें खूनी दस्त हो जाते हैं। समझ गए? जिसमें खून के साथ जो है दस्त होता है, और यह कई जीवाणुओं से हो सकता है। यह जो है कई जीवाणुओं से हो सकता है। खाना वाना संक्रमण होने से, जैसे दूषित भोजन करने से, पानी जल पीने से जो है डायरिया आपका होता है। ठीक है, और ये जो है खूनी दस्त, मतलब समझ रहे हैं ना कि पानी के साथ में जो है क्या होता है? खूनी दस्त जो है चलता है, जिसमें बहुत ज़्यादा लूज मोशन शरीर से होने लगता है। शरीर, समझ गए? और यही जो है आपका होता है अतिसार, मतलब शरीर से बहुत ज़्यादा पानी नुमा शरीर से जो है मल निकलने लगता है, और बहुत ज़्यादा मल जो है यह अतिसार व्यक्ति में उत्पन्न कर देता है। ठीक है, चलिए, चिकन पॉक्स क्या होता है देख लीजिए। यह जो है पेरिसेला जोस्टर, ठीक है, कि यह किसके कारण होता है? यह वेरिसोला जोस्टर नामक वायरस जनित संक्रामक रोग है, जिसमें क्या होता है कि शरीर में दाने बन जाते हैं। छोटी माता या चिकन पॉक्स किसी को होता है तो यह जो है किसके कारण होता है? तो मैं यहाँ पे बताता हूँ आप लोग को। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको जो बताया यहाँ पे कि छोटी माता या चिकन पॉक्स जो होता है वह वेरिसेला जोस्टर के कारण, किसके कारण होता है? वेरिसेला। ठीक है, यहाँ पे पी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इसको काट के लिखिएगा वेरिसेला। समझ गए ना? वेरिसेला जोस्टर के कारण होता है। समझ गए? वेरिसेला, पेरिसेला नहीं होगा, यहाँ पे गलत टाइपिंग है। ठीक है, वेरिसेला जोस्टर के कारण यह होने वाला एक संक्रामक रोग है, जिसमें शरीर पर दाने के साथ में बुखार आने लगता है। ठीक है, और यही छोटी माता चिकन पॉक्स होता है। ठीक है, चलिए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है? आपसे पूछेगा कि एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है। ठीक है, विभिन्न सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का सूची बनाइए। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, देख लीजिए।
यौन संक्रमण संपर्क द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होने वाले रोग जो है यौन रोग कहलाते हैं। इन्हें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन STIs, ठीक है, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STDs अथवा वेनरल डिजीज VD भी कहा जाता है, ठीक है, यानी यौन रोग। समझ गए? तो ये जो यौन जनित रोग होता है, यौन संचारित रोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, तो यह जो है सेक्सुअल संपर्क में, कॉन्टैक्ट में, यानी यौन संपर्क द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होने वाला यौन रोग होता है, ठीक है। तो ये जो होता है, ये इससे जो है हम लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन STIs या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STS या फिर जो है इसको वेनरल डिजीज VD भी कहते हैं। समझ गए? विभिन्न प्रकार के जो है आपके सेक्सुअल डिजीज है जो कि यहाँ पे देखते हैं। देखिए, पहला गोनेरिया है, ठीक है। गोनेरिया क्या होता है? तो जीवाणु द्वारा संक्रमण हो जाता है। किस जीवाणु के द्वारा? यह जो है आप लोग को पता होना चाहिए। तो यह जो है निसरियाई गोनेराई के द्वारा यह होने वाला संक्रमण होता है। यह यौन संक्रामक रोग है जिसमें जेनेटरी ट्रैक्ट में निसरियाई गोनेराई के कारण होता है। समझ गए? गोनेराई किसके कारण होता है? तो यह निसेरिया गोनेराई जीवाणु द्वारा होने वाला संक्रमण है। यह एक यौन संक्रमण है जिसमें जो जेनेटरी ट्रैक्ट होता है वो प्रभावित होता है। समझ गए? जनन तंत्र के साथ साथ जो है आपके यह क्या करता है कि यह गले को भी प्रभावित करता है। समझ गए? तो ये जो है आपके गोनेरिया हो गया। समझ गए? होता किसके कारण है? तो निसेरिया गोनेराई के कारण। ओके, चलिए। सिफिलिस क्या है देख लीजिए। ये भी एक आपका यौन संचारित रोग ही है। सिफिलिस यौन संक्रामक रोग है। यह ट्रिपोनामा पैलिडम जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है। यह किसके कारण उत्पन्न होती है? ट्रिपेनोमा पैलिडम के कारण उत्पन्न होने वाला होता है। समझ गए? इस रोग की शुरुआत म्यूकस मेम्ब्रेन में संक्रमण से होता है एवं नज़दीकी लसिका तंत्र एवं रक्त में भी जो है फैल सकती है। समझ गए? देखिए, सिफिलिस जो होता है ना, सिफिलिस अगर किसी को होता है तो यह चूँकि यह एक यौन संक्रामक रोग है जो ट्रिपोनोमा पैलिडम के कारण होता है, ठीक है। ये जो है ट्रिपोनोमा पैलिडम जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है सिफिलिस। समझ गए? इसमें क्या होता है कि आपके लसिका तंत्र के साथ साथ यह ब्लड में भी फैलता है। समझ गए? नज़दीकी जो लसिका तंत्र होता है, लिम्फ सिस्टम, उसको प्रभावित करता है और यह रक्त को प्रभावित करता है, जिससे होता यह है कि जो गुप्तांग होता है, जो सीसन जो पेनिस होता है उस पर जो है दाने टाइप से निकलने लगता है और ये जो है यही सिफिलिस होता है कि उस पर घाव होने लगता है। समझ गए? गुप्तांग पर घाव होने लगता है और वही जो है सिफिलिस होता है। समझ गए? चलिए, एड्स क्या होता है? ये भी आपका यौन संक्रामक रोग है, ठीक है। देखिए, एड्स मानव प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करने वाला यौन संक्रामक रोग है जिसमें HIV संक्रमण के कारण प्रतिरक्षा क्षमता, इम्यूनिटी कम हो जाती है, ठीक है। देखिए, एड्स जो है, एड्स क्या है? तो एड्स जो है आपका एक इम्यूनिटी जो है यह क्या करता है? इम्यूनो डिफिशियंसी, मतलब आपके इम्यूनी सिस्टम को डिफिशियंट करता है, मतलब जो है हीन करता है, मतलब कमज़ोर करता है प्रतिरक्षा तंत्र को, और फिर जो है आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के जो है रोग को उत्पन्न करने लगता है, ठीक है। जैसे ही आपके शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है, वो कमज़ोर होगा तो विभिन्न प्रकार के रोग शरीर में प्रवेश करने ही लगेगा और फिर जो है व्यक्ति क्या होता है, इस कंडीशन में धीरे धीरे जो है मृत्यु पा जाता है। समझ गए? तो एड्स बहुत खतरनाक होता है क्योंकि ये सीधा सीधा इम्यूनिटी पर ही हमला करता है। समझ गए? चलिए, जो कितने बीमारी को पैदा करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, चेनक्रोइड क्या होता है देख लीजिए। यह भी एक यौन संक्रामक रोग है, ठीक है, जिसमें जननांगों पर घाव एवं, ठीक है, इंगुइनल एडेंटिस हो जाता है। इसका कारण हीमोफिलस डुक्राइन जीवाणु होता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चेनक्रोइड क्या होता है, तो देखिए चेनक्रोइड जो होता है यह भी एक यौन संक्रामक रोग है जो यौन क्रिया से फैलता है, यौन संपर्क से, ठीक है, जिसमें जो जननांग होता है, मतलब जो पेनिस है, जो वैजिना है, इसी सब पर जो है जननांग में जो है ये घाव होता है, ठीक है, सिफिलिस के तरह। साथ में ये जो इनग्यूनल जो एडेंटाइस होता है, यह इनग्यूनल एडेंटाइस हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद यह जो है हीमोफिलस डुक्राइन जीवाणु से होता है। समझ गए? चेनक्रोइड किसके कारण होता है? तो हीमोफिलस डुक्राइन जीवाणु के कारण। समझ गए चीज़ को? चलिए, तो आपका जो है 4-5 यहाँ पे हम लोग यौन संक्रामक रोग भी देख लिए हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा लॉन्ग में तो सभी का लिस्ट बनाकर और परिभाषा लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए अस्थिभंग क्या होता है। देखिए, हड्डी के बीच में टूट जाना या दरार पड़ जाना अस्थिभंग कहलाता है। अस्थिभंग जो होता है,
अस्थि भंग मतलब अस्थियों में भंग होना। तो अस्थि में भंग जो है या तो जो है पूर्ण रूप से टूट जाएगा तो भी हो जाएगा अस्थि भंग, या उसमें हल्का दरार पड़ जाएगा, वो भी जो है आपका अस्थि भंग ही हुआ। कहीं ना कहीं अस्थियों में भंग हुआ, फ्रैक्चर हुआ, और वही जो है अस्थि भंग कहलाता है। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अस्थि यानी हड्डी पर ज़्यादा जोर डाला जाता है तो हड्डी जो है टूट जाती है। अस्थि भंग से पूर्णतः अपंगता भी हो सकता है। ठीक है। एवं कुछ मामलों में अस्थि भंग होने के कारण प्राणभूत अंगों, वाइटल ऑर्गेन्स या धमनियों को क्षति पहुंचता है, जिससे मृत्यु हो जाता है। जैसे बहुत खतरनाक अगर एक्सीडेंट किसी को होता है या चोट लगता है तो उसमें जो हड्डी होता है क्या करता है कि वो जो हड्डी टूटने के बाद होता यह है कि जो वाइटल ऑर्गेन है या जो आर्टरी है ब्लड सप्लाई वाला, उसको क्या करता है, डैमेज कर देता है। और जैसे ही वो हड्डी उसको डैमेज करेगा तो ब्लड का अवरुद्ध हो जाएगा और व्यक्ति में डेथ हो जाता है। समझ गए। तो जब खतरनाक फ्रैक्चर जब होता है तो दिक्कत होता है। समझ गए। तो ये चीज़ें आप लोग देख लिए कि हड्डी के बीच में से टूट जाना या दरार पड़ना अस्थि भंग होता है। अस्थि भंग से आदमी में पूर्णतः अपंगता भी आ सकता है, और कुछ मामले में जो है प्राणभूत अंग या आर्टरी के नष्ट क्षति पहुंचने से मृत्यु भी हो सकती है। समझ गए। तो ये आपका अस्थि भंग हो गया। ओके। चलिए, एम्पुटेशन क्या होता है, तो चलिए एम्पुटेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। शरीर के किसी भाग या अंग का आघात यानी ट्रॉमा व शैल क्रिया द्वारा शरीर से अलग होना एम्पुटेशन कहलाता है। ठीक है। देखिए, शरीर के किसी भाग या अंग का आघात व ट्रॉमा यानी चोट के कारण या शैल क्रिया द्वारा शरीर से अलग होना एम्पुटेशन कहलाता है। एम्पुटेशन क्या होता है, जैसे अगर कोई पेशेंट को बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया है, एकदम फचरा फचरा उसका पैर अगर उड़ गया है एक पैर, तो क्या होगा, उस कंडीशन में उसको पैर को काट के हटाना पड़ेगा। तो यही जो काट के हटा दिया जाता है शरीर से, शरीर के किसी अंग को, तो जो है शैल क्रिया के द्वारा या फिर जो है चोट लगने से ये चीज़ हो सकता है। जैसे रेलवे क्या करता है कि कोई व्यक्ति अगर रेलवे में कट जाता है या मशीन में कट जाता है तो उसका हाथ पैर ये सब कट जाता है, तो वो क्या होता है, एम्पुटेशन होता है कि शरीर का अंग जो है शरीर से अलग कर देना। समझ गए। एम्पुटेशन समझ गए। चलिए, ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या होता है, देख लीजिए। यह एक अस्थि विकार है, मतलब यह एक हड्डी का समस्या है जिसमें अस्थि में संक्रमण हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि हड्डियों में इन्फेक्शन हो जाता है एवं उस हड्डी में मवाद पड़ जाता है तथा एक्यूट या क्रॉनिक हो सकता है। जो ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है यह एक्यूट या क्रॉनिक, मतलब यह जो है कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए जो है ये प्रॉब्लम हो सकता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस। समझ गए ना। ऑस्टियो मतलब कहीं ना कहीं ये ऑस्टियो मतलब हड्डी से रिलेटेड है, और मेलाइटिस है तो कहीं ना कहीं यह अस्थि का विकार है, अस्थि का समस्या है जिसमें हड्डी का संक्रमण हो जाता है और वहाँ पे मवाद भर जाता है। समझ गए। और यह एक्यूट और क्रॉनिक होता है। समझ गए। यही ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है। ओके। चलिए, अर्थराइटिस क्या होता है, देख लीजिए। यह एक संधि विकार है, ज्वाइंट डिसऑर्डर है, जिसमें एक या एक से अधिक संधियों में पर्दाह हो जाता है। पर्दाह मीन्स कहा जाए तो सूजन के साथ में उसमें जो है दर्द होने लगेगा, तो यही अर्थराइटिस होता है। समझ गए। अगर आपसे कोई पूछेगा कि अर्थराइटिस क्या होता है तो सीधा जवाब दीजिएगा कि अर्थराइटिस जो है हड्डियों के ज्वाइंट का एक समस्या है, मतलब जहाँ भी हड्डी के ज्वाइंट है उसमें जो है तीव्र पेन के साथ सूजन आता है, और यही जो है अर्थराइटिस कहलाता है। समझ गए। तो जिसको जोड़े में दर्द होता है उसको यही अर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है। समझ गए। चलिए, एंजाइना पेक्टोरियस क्या होता है, देख लीजिए। यह एक रोग है, समझ गए, जिसमें हृदय की मायोकार्डियम को रक्त आपूर्ति कम होने के कारण सीने में कम अवधि के लिए तीव्र दर्द होता है। समझ गए। एंजाइना पेक्टोरियस कहलाता है। समझ गए। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, तो साथियों जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है इसमें यह चूँकि यह एक हृदय का रोग होता है, जिसमें होता यह है कि जो हृदय का जो मायोकार्डियम है, जो मध्यम परत है, उसमें रक्त का जो पूर्ति होता है वह कम हो जाता है, रक्त जो है कम जा पाता है, सप्लाई कम होता है मायोकार्डियम में, जिसके कारण जैसे ही हृदय में रक्त कम होता है तो आप लोग जानते हैं कि सीने में दर्द होने लगता है, बेचैनी होने लगेगा। ठीक है। तो यही जो प्रॉब्लम है यह सीने में अवधि जो है सीने में ब्लड के आपूर्ति कम होने के कारण सीने में जो है कम समय के लिए दर्द, लेकिन यह दर्द जो है तीव्र होता है, और यही एंजाइना पेक्टोरिस होता है। समझ गए। चलिए, मायोकार्डियल इन्फारक्शन क्या होता है, देख लीजिए। हृदय की पेशियाँ अर्थात मायोकार्डियम को लंबे समय तक कोरोनरी आर्टरी से पर्याप्त रक्तापूर्ति न होने पर यह पेशियाँ नष्ट होने लगती है। इसे ही मायोकार्डियल इन्फारक्शन या हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक है। देखिए, मायोकार्डियल इन्फारक्शन क्या होता है, तो जैसे आप लोग ऊपर देखे हैं कि मायोकार्डियम में जो है वह ब्लड के आपूर्ति कम हो जाता है, जिससे जो है कम समय के लिए तीव्र गति से दर्द होने लगता है। ठीक है। तो एंजाइना पेक्टोरिस होता है। समझ गए।
लेकिन मायोकार्डियल इन्फारेक्शन है, कहीं ना कहीं नाम से ही है मायोकार्डियल, मतलब मायोकार्डियम, समझ गए, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो देखिए वहाँ पे एंजाइना पेक्टोरियस में था कि रक्त की आपूर्ति मायोकार्डियम में कम होता है, कुछ समय के लिए रुक कम हो जाता है, जिसके कारण तीव्र दर्द होता है। लेकिन यहाँ पे होता है कि जो हृदय के मायोकार्डियम वाला जो पेशी है, जो भाग है, स्तर है, इसमें लंबे समय से जो है कोरोनरी आर्टरी से जो है ब्लड अगर आपूर्ति रहता है, नहीं पूर्ति हो पाता है, तो वहाँ का जो मसल्स होता है, जो वहाँ का पेशी होता है मायोकार्डियम का, वो क्या होता है, नष्ट होने लगता है, जिससे मायोकार्डियल इन्फारक्शन होता है, या इसी को हार्ट अटैक कहते हैं। तो हार्ट अटैक किसी को कब आता है, तो जब हृदय में जो है ब्लड नहीं पहुँच पाता है, तो क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड, जब हृदय से ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता है, रुक जाता है, मतलब हृदय में ब्लड नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में व्यक्ति को जो है हार्ट अटैक आ जाता है, समझ गए। तो ये चीज़ें जो है आपका मायोकार्डियल इन्फारक्शन कहलाता है, समझ गए ना। चलिए, कंजेक्टिव हार्ट फेलुअर क्या होता है, CHF क्या होता है, अब मैं आपको अभी यहाँ पे कह देता हूँ। चाहे वो एंजाइना पेक्टोरिस हो, चाहे मायोकार्डियल इन्फारेक्शन हो, चाहे वो CCHF हो या CHF हो, इस तीनों प्रश्न में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में 10 नंबर में रहने वाले हैं, ठीक है। चाहे वो CCF हो, CHF हो, या फिर जो है आपका एंजाइना पेक्टोरिस हो, या मायोकार्डियल इन्फारक्शन हो, समझ गए। इस तीनों लॉन्ग में से एक 10 नंबर में रहेगा ही रहेगा MSN 2 में, ठीक है। चलिए देख लीजिए CHF क्या होता है। यह एक असमान स्थिति है। यह क्या है, एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें हृदय पर्याप्त मात्रा में शरीर को रक्त आपूर्ति जो है नहीं कर पाता है। अब चूंकि अभी तक जो हम देखे हैं वहाँ पे हृदय के ही जो है रक्त का पूर्ति नहीं हो पाता है या कम होता था, समझ गए, हृदय को ही, समझ गए। लेकिन ये जो है कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर है, इसमें क्या होता है कि जो हार्ट होता है वह पर्याप्त मात्रा में शरीर को ब्लड पूर्ति नहीं कर पाता है, मतलब जो हार्ट होता है वह ब्लड को पंप करने का शक्ति नहीं होता है, समझ गए, उसमें कंजेस्टिव हो जाता है, जिसके कारण जो है ब्लड से जो हार्ट होता है वो क्या होता है, हार्ट के जो पेशी होता है वह फूल जाता है, फूलने से उसमें जो जगह ब्लड का होता है पंप करने का वह कम हो जाता है, ब्लड को वह नहीं रख पाता है, जिसके कारण या तो आंशिक रूप से शरीर को ब्लड को पंप कर पाता है या बिल्कुल नहीं कर पाता है, और यही जो है कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर होता है, समझ गए। चलिए, एनीमिया क्या होता है, देख लीजिए। एनीमिया जो होता है यह एक एबनॉर्मल कंडीशन होता है, असमान स्थिति है, ठीक है। देखिए कोई भी बीमारी वाला स्थिति जो होता है ना वह असमान ही होता है, समान हो जाएगा तब तो हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन देखिए मैंने क्या बताया कि कोई भी बीमारी वाला, कोई भी शरीर के प्रॉब्लम होता है तो वह एक असमान स्थिति ही होता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पर देखिए कि एनीमिया भी एक असमान स्थिति है, क्योंकि शरीर से जो है रक्त का कमी होने लगता है। अब जब भी रक्त का कमी होगा तो शरीर को ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा, और इस कंडीशन में शरीर में जो है क्या होता है, ऊतकों में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन को शरीर में हर एक शरीर के अंगों तक कौन ले जाता है, हमारा ब्लड ही ले जाता है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन को ले जाने में कौन सहायक होता है, तो जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है वही तो जो है क्या होता है कि रक्त में जो है प्रवाहित होता है, तो ऑक्सीजन को अपने साथ जो है ढो कर ले जाता है, समझ गए ना। तो जब भी एनीमिया होता है तो उसमें हीमोग्लोबिन का स्तर घट जाएगा, और जब हीमोग्लोबिन का स्तर घट जाएगा तो शरीर में क्या होगा कि ऑक्सीजन का भी स्तर घटेगा, और इस कंडीशन में ऊतक को, शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, और यही जो है आपका एनीमिया कहलाता है, समझ गए। चलिए अब ये देखिए, ये तो कितना बार आ चुका है, इससे पहले भी मैं जो है MSN 1 में बता चुके हैं कि रूमेटिक फीवर क्या होता है, ठीक है। देख लीजिए, यह एक ग्रुप ए बेटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकी के कारण होने वाला सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन है। इसमें बुखार हो जाता है, वह जोड़ों में अत्यधिक दर्द होता है, इसे अमावती ज्वर भी कहते हैं, और इसके साथ ही जो है क्या होता है कि कार्डाइटिस होता है, हृदय का प्रॉब्लम होता है, हृदय शोथ हो जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग CHD, समझ गए ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कि जिस प्रकार से आपका ये क्या है रूमेटिक फीवर है, तो इसी प्रकार से जो है आपका CHD भी होता है, समझ गए। तो आपसे कोई पूछेगा कि कार्डियक हार्ट
डिजीज क्या होता है, तो आप लोग जो है सीधा लिखिएगा कि रियूमेटिक फीवर से होने के बाद यह फेफड़ा पर बहुत ज़्यादा दिलों पर बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, जिससे कार्डाइटिस होता है और यही जो है CHD होता है, समझ गए। और यह जो है रियूमेटिक फीवर जो होता है यह ग्रुप ए के बेटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकी के कारण होने वाला सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन होता है, जिसमें जोड़ों में दर्द के साथ में जो है बुखार होता है और अमावती ज्वर इसी को कहते हैं, समझ गए। चलिए, इन्फ्लुएंजा क्या होता है देख लीजिए। अभी इन्फ्लुएंजा बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो हो सकता है आप सभी से इन्फ्लुएंजा जो है पूछ दे, समझ गए। देख लीजिए, यह एक माइक्रो वायरस जनित संक्रामक रोग है जिसमें रोगी का श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, ठीक है। तो अगर इन्फ्लुएंजा आपसे अगर 5 नंबर में पूछेगा तो लिखिएगा कि यह एक माइक्रो वायरस जनित संक्रामक रोग है जिसमें रोगी का रिस्पायरेटरी सिस्टम संक्रमित होता है या प्रभावित होता है, ठीक है। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम अगर प्रभावित होगा तो क्या क्या समस्या होगा, क्या क्या उसका इलाज हो सकता है, क्या क्या होगा, इस चीज़ को जो है आपको लिखना पड़ेगा, समझ गए। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम प्रभावित होने से ऑटोमेटिक है कि व्यक्ति को सांस फूलेगा, दम फूलेगा, बेचैनी आएगा, घबराहट आएगा, तमाम तरीके के प्रॉब्लम होने लगेगा। तो इस सब लक्षण में लिखिएगा इन्फ्लुएंजा को, ठीक है। तो ये आपका इन्फ्लुएंजा हो गया, ओके। चलिए, गलसुआ क्या होता है, तो पैरामाइक्रो वायरस के कारण पैरोटोइड लार ग्रंथि का संक्रमण एवं प्रदाह कर्ण मूल शोथ या इसी को गलसुआ जो है कहते हैं, समझ गए। गलसुआ क्या होता है, तो जो पैरामाइक्रो वायरस होता है इसके कारण जो पैरोटिड लार ग्रंथि है इसमें संक्रमण एवं प्रदाह जो है कर्ण पूर्व ग्रंथि शोथ या गलसुआ कहलाता है। सीधा समझिए कि जो गलसुआ होता है, जो मम्प्स होता है, यह पैरामाइक्रो वायरस के कारण जो ग्रंथि का जो पैरोटिड ग्रंथि होता है लाल ग्रंथि का, इसको ये प्रभावित करता है, जिससे क्या होता है कि कर्ण पूर्व मतलब कान से पूर्व के जो ग्रंथि होता है उसमें जो है सूजन आता है या इसी को गलसुआ यानी मम्प्स कहते हैं, समझ गए ना। तो आप लोग समझ गए कि गलसुआ में क्या प्रभावित होगा, तो लार ग्रंथि के पैरोटिड ग्रंथि प्रभावित होगा, संक्रमित होगा, ठीक है, जो पैरामाइक्रो वायरस के कारण होता है, ओके। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं टाइफाइड क्या होता है, देख लीजिए। यह एक सलेमोना जीवाणु जनित संक्रामक रोग है जिसमें संक्रमण आहार नाल से प्रारंभ होता है एवं संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। टाइफाइड क्या होता है, तो आप लोग को पता है कि टाइफाइड एक बुखार का प्रकार है जिसमें जो है सल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण ये होता है। यह एक संक्रामक रोग है जिसमें जो है संक्रमण जो होता है, इन्फेक्शन जो होता है आहार नाल से स्टार्ट होता है, समझ गए, और जो है यह जो है संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है और यही टाइफाइड होता है, ओके। चलिए, पोलियोमेलाइटिस क्या होता है, तो देख लीजिए। पोलियोमेलाइटिस वायरस जनित संक्रमण है। यह क्या है, वायरस जनित संक्रमण है। यह शरीर के पाचन तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ये किसको प्रभावित करता है, तो यह पाचन तंत्र डाइजेशन सिस्टम को और नर्वस सिस्टम दोनों को प्रभावित करता है। कौन, पोलियो, समझ गए, पोलियोमेलाइटिस, ओके। चलिए, अब पोलियो में मैं लॉन्ग जब पढ़ाया था तो वहाँ पे जो है हम 2 कैटेगरी पढ़ाए थे लक्षण में, कि एक लक्षण जो है पोलियो मारने से पहले का लक्षण होता है और एक लक्षण होता है जो पोलियो किसी पैरालाइज्ड लक्षण होता है, एक जो है बिफोर पैरालाइज्ड होता है, समझ गए। एक जो है लकवा से पूर्व और एक लकवा से बाद के लक्षण होता है, समझ गए। चलिए, खसरा क्या होता है, मीजल्स क्या है, देख लीजिए। खसरा एक संक्रामक रोग है जिसमें सर्वप्रथम ऊपरी श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। देखिए, अगर ये किसी में खसरा मीजल्स होता है तो सबसे पहले ये जो होता है यह एक संक्रामक रोग है जिसमें ऊपरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, समझ गए। ऊपरी श्वसन नली को यह प्रभावित करता है, श्वसन तंत्र को। इसका रोग कारक पैरामाइक्रो वायरस होता है। यह रोग मुख्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है जिसमें क्या होता है कि दाने दाने रेशा जो है शरीर पर निकलने लगते हैं। ज़्यादातर यह जो है फेस के जो है ओठों के आसपास जो है बहुत ज़्यादा रेशे दाने निकलने लगते हैं, चकेता टाइप से, ठीक है, और यही जो है मीजल्स कहलाता है, समझ गए। जो सबसे पहले श्वसन तंत्र, ऊपरी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और इसमें बुखार भी आता है, ठीक है। चलिए, रेबीज क्या होता है, देख लीजिए। यह रेबडो वायरस, यह जो है रेबडो वायरस जनित संक्रामक रोग है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह जानवरों के काटने से फैलता है। इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं।
देखिए रेबीज जो होता है जानवरों के काटने से फैलता है, ठीक है, और यह रेबडो वायरस जनित संक्रामक रोग है जो नर्वस सिस्टम को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर किसी को कुत्ता काट लेगा, अगर उसको इंजेक्शन वगैरह या इलाज नहीं करवाया जाएगा तो धीरे धीरे जो है उसमें रेबीज जो है होने लगेगा और वो व्यक्ति को मानसिक तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा, सोचने शक्ति की क्षमता को प्रभावित करेगा और व्यक्ति जो है उसी टाइप से कुत्ते की तरह करने लगता है, ठीक है। और इससे जो है हाइड्रोफोबिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसे रेबीज वाले पेशेंट को जो है क्या होता है कि जल से डर लगने लगता है, ठीक है, और यह रेबडो वायरस के कारण होता है, इसको याद रखिए। ओके, यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ये भी याद रखिए। यह जानवरों के काटने से होता है, ये भी याद रखिए। यह हाइड्रोफोबिया होता है, ये भी याद रखिए। ओके, चलिए वूपिंग कफ क्या होता है, तो काली खांसी या कुकर खांसी जो है कि एक जीवाणु संक्रमित रोग है जिसमें श्वसन मार्ग में अत्यधिक जो है चिपचिपे म्यूकस के कारण लगातार खांसी आता है, ठीक है। वूपिंग कफ क्या होता है, तो ये जो वूपिंग कफ होता है यह एक जीवाणु जनित संक्रामक रोग है जिसमें जो रिस्पायरेटरी मार्ग होता है उसमें अत्यधिक जो है चिपचिपे म्यूकस पदार्थ यानी बलगम कहा जाए तो वो चिपचिपे पदार्थ उस नली में रहता है जिसके कारण लगातार जो है खांसी होते रहता है और यही जो है कुकर खांसी कहता है जिससे व्यक्ति का हॉर्स वॉइस घोड़े की तरह आवाज़ हो जाता है, भारीपन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा डिप्थीरिया क्या होता है, देख लीजिए। यह एक कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई जीवाणु द्वारा उत्पन्न होने वाला संक्रामक रोग है। डिप्थीरिया क्या है, तो यह एक कोराइनी बैक्टीरियम, ठीक है ना, कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई जीवाणु द्वारा उत्पन्न होने वाला कोरेनियम डिप्थीरियाई जीवाणु बैक्टीरियम के द्वारा होने वाला रोग है। यह रोग मुख्यतः टॉन्सिल, लैरिंग्स और गले पर आक्रमण कर वहाँ के ग्रे सफ़ेद झिल्ली बनाती है और यह झिल्ली पूरे स्थान में फैल जाती है। किसी को डिप्थीरिया अगर होता है ना तो उसके जो गले के आसपास जो टॉन्सिल है या जो स्वर तंत्र जो लैरिंग्स है या जो गला होता है उस पर आक्रमण करता है। ये डिप्थीरिया यानी एक कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई जो है गले के आसपास चीज़ों टॉन्सिल, लैरिंग्स और गले को आक्रमण करता है और वहाँ एक जो है झिल्ली सा बनाता है और ये झिल्ली जो है पूरे स्थान में वहाँ पे फैल जाता है और यही डिप्थीरिया होता है, समझ गए। चलिए टिटनस क्या होता है, आप लोगों को पता है कि ये जो टिटनस होता है किसके कारण होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। बाकी यहाँ पे देखिए यह जीवाणु जनित संक्रामक रोग है, इसमें मुख्यतः रोगी का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, ठीक है। टिटनेस का रोग कारक कोलोस्ट्रेडियम टिटेनई जीवाणु होता है, ठीक है। सबसे पहले समझिए जो टिटनेस होता है यह किसके कारण होता है, कोलोस्ट्रेडियम टिटेनाई जीवाणु के कारण होता है। इसमें मुख्यतः नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। टिटनेस रोग हम डिटेल में पढ़ा भी चुके हैं, समझ गए, तो टिटनेस आप लोग याद रखिएगा, समझ गए। चलिए ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, देख लीजिए। मध्य कर्ण का संक्रमण एवं प्रदाह ओटाइटिस मीडिया कहलाता है, ठीक है। जैसे ओटाइटिस मीडिया होने से यह ओटाइटिस मीडिया जो होता है एक्यूट भी होता है और क्रॉनिक भी होता है, मतलब कुछ दिनों से या अचानक होने वाला जो होता है वो भी हो सकता है या लंबे समय से कोई कान का प्रॉब्लम है तो उससे भी जो है ये आपका ओटाइटिस मीडिया क्रॉनिक होता है, समझ गए, दोनों तरह के होता है। अब ये होता क्या है, तो जो कान के 3 लेयर होता है, 3 लेयर, तो इस बीच वाले लेयर में जो है संतुलन का जो काम बनता है इसी लेयर में जो है क्या होता है कि इन्फ्लामेशन या संक्रमण, समझ गए, जिसमें से म्यूकस मेम्ब्रेन स्राव वगैरह निकल सकता है, ठीक है, और पीप वगैरह या दर्द वगैरह हो सकता है। तो यही जो है संक्रमण और प्रदाह होता है और यह कान के पिछले भाग मध्य भाग में होता है। मध्य भाग का संक्रमण और प्रदाह है, इसीलिए ओटाइटिस मीडिया कहा जाता है, समझ गए। चलिए मेनियर्स रोग क्या होता है, देख लीजिए। मेनियर्स रोग क्या है, यह एक रोग है जिसमें अंतःकर इंटरनल ईयर में भरे इंडोलिप की मात्रा असंतुलित हो जाती है। इससे तेज चक्कर आना, सीवियर वर्टिगो, धीरे धीरे सुनाई देना बंद होना व कानों में घंटियां बजना जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। देखिए मेनियर्स रोग भी हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं। तो मेनियर्स रोग जो होता है यह एक इंटरनल ईयर प्रॉब्लम है, मतलब अंतः कान का प्रॉब्लम है, जिसमें जो अंतः कान में जो इंडोलिप भरा होता है ना, यह इंडोलिप जो भरा होता है इसमें असंतुलन हो जाता है, मतलब उसमें जो है बहुत ज़्यादा इंडोलिप भरने लगेगा, जमा हो जाएगा, जिसके कारण वहाँ पे क्या होगा कि एक दबाव सा एक भारीपन लगेगा, जिससे जो है तेज चक्कर आएगा, धीरे धीरे सुनाई देना बंद होने लगेगा और कान में घंटी की तरह टिनिटस आवाज़ें आएगा, समझ गए। यही मेनियर्स रोग होता है, समझ गए। मेन इंपॉर्टेंट मेनियर्स के लिए इंडोलिप जरूर याद रखिए कि अंतः कान में इंडोलिप की मात्रा को असंतुलन हो जाने से जो है ये मेनियर्स होता है, समझ गए। चलिए
फेरेंजाइटिस क्या होता है? तो ग्रसनी फेरिंग्स के पर्दा इन्फ्लामेशन की स्थिति है को फेरेंजाइटिस कहते हैं। यह दो प्रकार के होता है, एक्यूट होता है और क्रोनिक होता है। फेरेंजाइटिस क्या होता है? तो जो ग्रसनी जो फेरिंग्स है इसमें इन्फ्लामेशन यानी इसमें पर्दा सूजन या दर्द जो है फेरेंजाइटिस कहलाता है। यह दो प्रकार के होता है, एक्यूट और जीर्ण। समझ गए? चलिए, साइनोसाइटिस क्या होता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि नाक के अंदर स्थित जो साइनस है इसमें संक्रमण और प्रदाह जो है नासिका गुहा प्रदाह साइनोसाइटिस कहलाता है। समझ गए? नाक में अंदर स्थित जो साइनसेज है इसमें संक्रमण और प्रदाह होना ही जो है साइनोसाइटिस कहलाता है। समझ गए? तो ये साइनसेज से ही साइनोसाइटिस बना है। समझ गए? याद रखिएगा। क्यूंसी क्या होता है? देख लीजिए। क्यूंसी क्या है? देख लीजिए। गंभीर संक्रमण या प्रदाह के कारण टॉन्सिल के चारों ओर बड़ी मात्रा में मवाद एवं फोड़ा बनना क्यूंसी कहलाता है। इसे पेरिटॉन्सिलर अब्सेस भी कहते हैं। ठीक है? क्यूंसी क्या होता है? तो देखिए, अगर किसी को टॉन्सिल में, जैसे आप लोग जानते हैं कि गला के जहाँ पे भोजन निकलने वाला जो छोर होता है गला के, वहाँ पे दोनों साइड से हल्का हल्का देखिएगा निकला हुआ रहता है। ठीक है? तो वही जो है आपका टॉन्सिल होता है। अब उस टॉन्सिल में मान गए किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, प्रदाह हुआ है, यानी उसमें किसी भी प्रकार के संक्रमण हुआ है, संक्रमण से जो है उसमें सूजन है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तो वही तो आपका इन्फ्लामेशन होता है। तो इसके कारण जो है उससे टॉन्सिल के आसपास जो है फोड़ा बन जाता है, मवाद बन जाता है संक्रमण या प्रदाह के कारण। तो वही जो है आपका क्यूंसी होता है और इसे पेरिटॉन्सिलर अब्सेस भी कहते हैं। समझ गए? चलिए, मैस्टोइडाइटिस क्या होता है? तो कान के पीछे कर्णमूल अस्थि मैस्टोइड प्रोसेस की कोशिकाओं में होने वाले संक्रमण को कर्णमूल शोथ यानी मैस्टोइडाइटिस कहते हैं। कान से जुड़ी मैस्टोइड अस्थि के अंतरम का पर्दा मैस्टोइडाइटिस कहलाता है। ठीक है? देखिए, कान से जो जुड़ा हुआ मैस्टोइड अस्थि होता है उसके एंटरम में जो पर्दा होता है उसी को हम लोग मैस्टोइडाइटिस कहते हैं। समझ गए? कर्णमूल शोथ कहते हैं। समझ गए? चलिए, अब यहाँ पे टॉन्सिल है, देख लीजिए। टॉन्सिलाइटिस क्या होता है? देख लीजिए। मुख गुहा के पिछले भाग ओरोफेरिंग्स में स्थित टॉन्सिल में संक्रमण द्वारा प्रदाह व सूजन ही टॉन्सिलाइटिस कहलाता है। ठीक है? देखिए, टॉन्सिलाइटिस जो होता है यह ओरोफेरिंग्स मतलब ग्रसनी और मुख के रास्ते पर होता है। समझ गए? टॉन्सिल। अब इस टॉन्सिल में किसी भी प्रकार के संक्रमण द्वारा प्रदाह सूजन यानी दर्द और सूजन होता है, तो यही जो है आपका टॉन्सिलाइटिस कहलाता है। समझ गए? तो ये जो है आपका हो गया। समझ गए? चलिए, तो ये आपका समाप्त हो गया आज यहाँ पे MSN 2 का जितने भी इम्पोर्टेंट डिफिनीसन था हमने यहाँ पे आज जो है डाइंड कर लिया। अब आप लोग को जो है इसको रिवाइज करते रहना है। ठीक है? और इसके बाद जो है आपका बच चुका है मेंटल हेल्थ, जिसका वीडियो कल आ जाएगा। उसके बाद आपका डिफिनीसन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग चलेंगे फुल फॉर्म के दुनिया में। ठीक है? पहले ये सब कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। समझ गए? तो टेंशन नहीं लेना है। ओके? सिर्फ आप पढ़ते जाइए, मैं जो दे रहा हूँ वो पढ़ते जाइए। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।